मेरे उसमें एक दिलीप गोयल साहब एक आईआईटी के पास आउट आए हैं और वो कह रहे हैं वो आईआईटी पास आउट हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि जो आईआईटी पास आउट है वो मोदी जी के इन बातों को कैसे सह लेता है, क्योंकि मैं आईआईटी वालों को बहुत लॉजिकल हर बात में एक तर्क के साथ करता हूं। आईआईटी के यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, संदीप पांडे जी। अगर हम मोदी जी अगर कहते हैं कि नाली से गैस कैसे वो ढक्कन वो भगोना रख के बना लेते हैं, उसको अगर इस आईआईटी अगर हमारे देश का आईआईटी वाला एक्सेप्ट करता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं कोई खराब बात आपके लिए नहीं कहूंगा। अगर मोदी जी इस देश में कहते हैं कि बादलों में जब बादल आ जाते हैं तो रडार काम नहीं करता और फिर मैंने फौज से कहा कि तुम निकल जाओ उधर और फिर वो चले गए। अगर मोदी जी जहाज चलाते हैं और उनके भक्त कहते हैं देखो हाथ छोड़ के उन्होंने जहाज चलाया क्योंकि कोई और चला सकता है, हाथ छोड़ के जहाज चला रहे थे, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप ताली बजाना से कोरोना को भगाने को एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे मैं आईआईटी पे क्या बोलूं, मुझे आईआईटी पे बहुत भरोसा है और आज भी है, और आप जब कह रहे हैं तो मुझे उसके बाद भी रहेगा। दूसरी बात आपने ये कही कि आप 25 लाख रुपया टैक्स देते हैं। अगर आप 25 लाख रुपया टैक्स देते हैं तो एक फिगर और समझ लीजिए और फिर विचार करिएगा कि आप दूसरे से ज्यादा क्वालिफाइड अपने को क्यों मानते हैं इन बातों को कहने के लिए। हिंदुस्तान में 2021-22 में कुल 14,83,000 करोड़ का जीएसटी आया था, जिसका 64% हिंदुस्तान के 50 बॉटम जो गरीब लोग हैं उसका 64% 50% लोगों ने दिया था, 33% मिडिल के 40% लोगों ने दिया था, और 3%, क्योंकि आप 25 लाख अगर टैक्स दे रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के साथ पहले 1 या आधे % में आते होंगे। हिंदुस्तान के 3% लोगों ने कुल जमा 10% टैक्स दिया था, जो टॉप ब्रैकेट हिंदुस्तान का है, जिसके पास हिंदुस्तान की सारी वेल्थ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई गरीब अगर उसने अपने आधे पेट का आधा टैक्स दे दिया था, जो 1% और 3% वाले हैं इन्होंने भरे पूरे पेट में से कुछ निकाल के टैक्स दिया था। तो इसलिए किसी को यह कहना कि मैं टैक्स ज्यादा देता हूं इसलिए आई एम मोर क्वालिफाइड, मेरे हिसाब से यह तर्क बहुत अच्छा नहीं है, ये इंसानियत की दृष्टि से। दिलीप गोयल साहब, अब मैं इसकी पॉलिटिकल बात जरा आपसे कर लूं, क्योंकि 22 तारीख को मुझे नहीं नजर आ रहा है कि एनडीए में जो इनके 38 साथी थे, इन्होंने 38 दिखाए थे ना, मेरे साथ 38 लोग हैं एनडीए में, उसमें कितने लोग वहां खड़े हुए दिखाई देंगे, ये भी एक बात है। इंडिया की तरफ से अभी तक जितना इंडिकेशन आ रहा है, इंडिया के 28 में से अभी तक किसी का कंफर्मेशन नहीं आया है। कुछ लोगों ने कहा है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, जब निमंत्रण आएगा तब इस पे कॉल लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, हम पहले से क्यों बोले। पॉलिटिकली ये केवल और केवल बीजेपी का इवेंट बन के रह जाएगा कि कम से कम एनडीए का इवेंट तो रहेगा ही रहेगा। आपको क्या लगता है इस सारी बातों में? नहीं, एनडीए का तो नहीं रहेगा, एनडीए का तो नाम भी नहीं लिया जा रहा। ये शायद बीजेपी का भी कार्यक्रम नहीं है, ये ज्यादातर तो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बन के रह जाएगा, पूरी तरह से जो डिजाइन किया गया है। तो ये तो मुझे नहीं लगता बीजेपी का भी कार्यक्रम होगा, ये नरेंद्र मोदी सेंट्रिक होगा, और हमेशा ऐसा ही होता है। ये गुजरात में जब नरेंद्र मोदी थे तो हम उनको ये भी कहते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे, रियली में अच्छे है, क्योंकि वो जिस तरह से इवेंट करते हैं वो है। अभी वाइब्रेंट गुजरात कल ही खत्म हुआ है, पूरी तरह से जो किया जाता है वो बहुत अच्छी तरह से कहना, आपको ये स्वीकार करना होगा, ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छी तरह से कर, तो ये नरेंद्र मोदी सेंट्रिक ही होगा। और जो शंकराचार्य की बात हो रही थी, मुझे लगता है शायद उसमें एक वजह ये भी थी, और एक हमारे जो उड़ीसा वाला पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने यही कहा कि वो सबको नमस्कार करते होंगे और हमें ताली बजाना होगा, वो हमें स्वीकार्य नहीं। तो वो जानते थे कि पूरा कैमरा है, वो पूरा जो फोकस है कार्यक्रम का वो नरेंद्र मोदी पे रहेगा, तो वो ये उनका ही इवेंट है। और आप ये देखिए, और आपने जो आईआईटी वाली बात की उसके साथ हम जोड़ सकते हैं कि वो लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी जो कहते हो, जो लॉजिक देते हैं, वो उनके समर्थक वो मान लेते हैं। वो आईआईटी पढ़े हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, एनआरआई बहुत बड़ा उसका समर्थक है, वो अमेरिका जाके बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों के सीईओ है, वो भी नरेंद्र मोदी की बात को मानते हैं। दो तरह से मानते हैं, एक तो ये नहीं कि कोई अगर किसी ने पढ़ाई कर ली बहुत ज्यादा तो उनका सोच विचार, उसका जो ढंग है वो उस तरह का, वो तो अच्छी जॉब मिल रही है अमेरिका में, वीजा मिल जाएगा, H1 मिल जाएगा, इसलिए वो कर रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब नहीं कि उसके पास डिग्री है तो समझ है। इनसे अच्छी समझ तो कई बार हम गांव में जाते हैं, अच्छे लोगों को मिलते तो वो कहते हैं हमें राम रोटी की जरूरत। मुझे याद है
ये जब बाबरी वाला हिस्सा हुआ और फिर मैं अपने गांव में रिपोर्टिंग करने गया तो एक छोटे किसान ने ये कहा कि हमें तो राम रोटी की जरूरत है, तो राम को इस तरह से भी समझते हैं। एनीवे, कहने की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत सटीक है, और वो विपक्ष को समझना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं वो बात तो सही सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, ये कोई रहस्योद्घाटन तो है नहीं कि हमने नई बात कर दी और लोगों को पता नहीं, उनके लोगों को पता ही है। और विपक्ष को यह समझना है कि नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर है वो ये बात समझ रहे हैं और उनको बिलीव कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हमें 2024 का इलेक्शन किसी भी हिसाब से जीतना है, और इसके लिए अगर हम राम मंदिर वाला इवेंट का भी यूज करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर हैं वो इस बात को ले रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में अभी 2 दिन से कुछ उठापटक चल रही है। एक हमारे पुराने अर्जुन मोढवाडिया है, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने ये कहा कि इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए। हमारे अमरीश डेर है, वो एक युवा है, गुजरात कांग्रेस के भविष्य है, उन्होंने भी कुछ ट्वीट कर दिया। आज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, हमारे क्रिकेटर है जाडेजा, उनकी वाइफ है, वो एमएलए है बीजेपी की, भारतीय जनता पक्ष, उन्होंने एक निवेदन किया है कि पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पे। तो सबको तो नया ये लगा कि अरे आप लोग कर रहे पॉलिटिक्स और दूसरे को कह रहे हैं, तो इसको जवाब किसने दिया? उनकी क्या कहे, मतलब उनका इनकी बहन ने, उनकी ननंद, हिंदी में ननंद ही कहते, उन्होंने जवाब दिया कि भाई आप लोग कह रहे हैं, मतलब रविंद्र जाडेजा की जो बहन है उन्होंने अपनी भाभी को जवाब दिया कि यार आप कह रहे हो पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं, और ये देखो मेरी तस्वीर, ये मेरे वीडियो देखो, मैंने पूजा की है। अभी जो सब जगह कलश का स्वागत हो रहा है, सभी सोसाइटी में उसका कार्यक्रम हो रहा है, अक्षत अभी स्वीकारे जा रहे हैं, तो नैनाबा जाडेजा नाम है, रविंद्र जाडेजा की बहन है, उन्होंने पूरा बाकायदा कार्यक्रम करके ये दिखाया कि हम तो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, हम धर्म को मान रहे हैं और हम इनको धर्म के हिसाब से देख रहे हैं, जबकि आप तो बीजेपी के एमएलए है और आप निवेदन कर रही है, और वो निवेदन करती है, और तो एक तो ये तो व्यवहार बन गया है कि किसी भी छोटा सा निवेदन अगर आप करो उसमें एक बार हमारे माननीय सम्माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी शब्द आना ही चाहिए, कुछ भी करके। तो आप धर्म की जब बात करते हो, सम्मान की बात करते हो, यहाँ उसमें भी क्यों नरेंद्र मोदी की बात करते हो? तो इस तरह के चल रहा है, और उसके पीछे मेरे कहने का मतलब ये जो चल रहा है, कुछ नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं कांग्रेस में, वो भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं ये मंदिर तैयार नहीं हुआ है, ये मुहूर्त इस तरह से मांगा गया है कि इस दिनों में आप हमें निकाल दीजिए, हमें इलेक्शन से पहले ये करना है, ये पूरी बात इलेक्शन तक प्रचार में लानी है। ये बात तो सब समझते हैं, बीजेपी वाले भी समझ रहे, बाकी लोग समझ रहे, लेकिन विपक्ष को ये बात समझ के उसका जो जवाब देना है वो शायद नहीं समझ रहे। एक कम्युनिकेशन करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप अपने सेंटेंस में नकार मत लाइए, नो नहीं होना चाहिए आपके वाक्य में। तो कांग्रेस अगर पहले एक बात आप देख लीजिए कि जब ये होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब आमंत्रण तो भेजा जाएगा या तो नहीं भेजा, दो में से एक होगा, या तो आमंत्रण आएगा या तो आमंत्रण नहीं आएगा। तो आएगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके बारे में 5-6 महीने या तो 1 साल, 5-6 महीने से, या तो जब डेट आई तब सोच लेना था, कांग्रेस को सोच लेना था, विपक्ष को सोच लेना था कि इसका हम जवाब कैसे देंगे, और नकार किए बिना इस तरह से जवाब देना चाहिए कि हम मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं, हम दर्शन करने जाएंगे जब हमें राम लल्ला बुलाएंगे। ये हमारी परंपरा है हमारे देश की, बुलाते हैं आपको माता जी, बुलाते हैं आपको देवता, वह उनका जब बुलावा आता है तब आप दर्शन करने जाएंगे। तो हमें तो बुलावा आएगा तब हम दर्शन करने जाएंगे, और ये लोग जो दर्शन करने जा रहे हैं तो उनका इवेंट है तो जा रहे हैं, लेकिन हम तो हमारे हिसाब से जाएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के जमाने में ये पॉलिटिक्स में ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। गुजरात के लोग ये जानते हैं, गुजरात कांग्रेस के जो नेता है वो समझ रहे, क्योंकि 35 इयर्स हो गए, 35 साल से ये जो कुछ थोड़े से वोट 10% चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये जो 10% वोट लेना है, ये वोट नहीं आ रहे यही मुद्दे पे, ये धर्म का जो मुद्दा है उनके नहीं आ रहा। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, अगर इसको हम नहीं सोचेंगे कि किस तरह से लोग ले रहे हैं, ये शंकराचार्य की बात कही, वो संप्रदाय की बात उसमें आएंगे, मुझे लगता है शायद सदी संतों महंतों को तो मिलते ही है, तो इन लोग मिले होंगे तो शंकराचार्य को लगा होगा
कि ये तो रामानंद पीठ वाला कुछ उल्लेख हुआ, जरूर हुआ होगा मुझे लग रहा है। और दूसरी बात है, ऐसे इवेंट में कितनी बड़ी लंबी है सेलिब्रिटी की, तो वहां शंकराचार्य का महत्व एज इट इज नहीं रहता, तो वो तो एज इट इज नहीं जाने वाले थे शायद। और ये संप्रदाय की बात करके चंपत राय ने पूरे मामले को उस तरह से कर लिया। लेकिन फिर भी आप देखिए, अब शंकराचार्य के बारे में ये पहली बार नहीं है, पहले भी जब भी इस तरह के अगर कोई निवेदन आए, शंकराचार्य द्वारका के जो शंकराचार्य वो कई बार बीजेपी को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, तो इनका जवाब क्या देना है बीजेपी को पता है, किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से उनको चुप कराना है। मुझे लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें पहले से विपक्ष को एक समझने की जरूरत थी कि किस तरह से हम उनकी निवेदनबाजी का सामना करेंगे। ये जो कह रहे हैं हम हमारी बात करेंगे, इन लोगों को जवाब नहीं देंगे, तो ये पूरा ये हो रहा है। ये गुजरात तक ये मामला पहुंचा है, गुजरात के कांग्रेस के नेता है वो आमने सामने आज निवेदनबाजी कर रहे, इस तरह से ये बात पहुंची है। तो ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, ये बीजेपी का, सबको पता ही है कि बीजेपी का नहीं सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही इवेंट है। हमें क्या करना है धर्म के साथ, हम धर्म के साथ किस तरह से खड़े हैं, हम लोगों की भलाई के लिए धर्म है वो बात हम मानते हैं। ये बात विपक्ष को कहने की जरूरत है कि हमारे लिए धर्म वो है जो लोगों का कल्याण करे, और हम वो कर रहे हैं और बाकी जो कर रहे हैं वो उनका हिसाब जाने। तो मुझे पता नहीं आगे जाके किस तरह से होगा, लेकिन बाकी जो हमारे मेहमानों ने कहा वो बात सही है। जो जाते तो भी उनको तो नुकसान ही होने वाला था, जाते तो भी उनकी तो कुछ क्रिटिसिज्म तो होने ही वाली थी, तो आखिरकार जो निवेदन देना था वो दे दिया, लेकिन थोड़ा से पहले दे दिया होता। और जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो इस बार नहीं, मुझे लगता है आगे जाके भी, अब लोकसभा के इलेक्शन तक ये आपको बहुत फाइन ट्यून करनी होगी। ये जब बैठकों की समझौते की भी बात आएगी तभी भी ये बहुत जरूरी होगा। अब आपको एक कम्युनिकेशन सभी पार्टियों में से एक ही निकलना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। ये इसमें राम मंदिर का भी मुद्दा आएगा क्योंकि ये तो इलेक्शन तक चलने वाला है। आपको आज तो आपने स्टेटमेंट दे दिया और आपने बहुत अच्छा रीजन दिया है, इसका कौन मना कर सकेगी। अगर शंकराचार्य ने कुछ वजह से मना किया है, नहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास हमारी वजह है, हम नहीं जा रहे हैं। तो शंकराचार्य चारों चार शंकराचार्य अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप उनको भी तो सुनो। तो इस बार तो समझो मामला हो गया, लेकिन इलेक्शन तक बहुत सारे मामले आने वाले, इनसे जुड़े मामले भी आने वाले हैं। तो एक मेरा पूरा कहना यह है कि जो कुछ हम सभी लोगों ने बताया वो काफी लोग जानते भी है, उनका सामना कैसे करें, उसके कम्युनिकेशन में कैसे लाए, वो कांग्रेस को भी सोचना होगा, विपक्ष को भी सोचना होगा, और पूरे इंडिया गठबंधन को अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हमारा धर्म लोक कल्याण का है, ये बात शायद विपक्ष को बहुत जोर जोर से कहने की जरूरत है। जी दिलीप, ऐसा बस एक मिनट में, दिलीप गोयल जी बस एक चीज बता दीजिए, जो लोगों को ये लग रहा है कि आज अयोध्या नहीं जाने से 22 को या उसके आसपास आप राष्ट्रद्रोही या धर्म विरोधी या रामद्रोही होंगे। मणिपुर, बहुत से लोग मेरे दर्शक पूछ रहे हैं, मणिपुर जिसको जाना चाहिए, जिसको इस संविधान ने वो दायित्व दिया है, जिसको इस देश की जनता ने दायित्व दिया है, वो अगर नहीं जा रहा है तो वो कौन द्रोही है? उसको किस द्रोह में आप कैटेगराइज करेंगे? सजा नहीं देंगे, लेकिन कहीं तो सोचेंगे कि भाई ये इनका काम था, इन्होंने नहीं किया। दिलीप गोयल साहब। तो सही है, ये लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आप लेकिन ये तो चॉइस ही है ना, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कोई वहां बैठ के धर्मशास्त्र तो नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में आपको जीतना है, जी जहां आपको जीत मिलती है वो आप कर रहे हैं। विपक्ष को भी बात सही है, हमारे जो गेस्ट ने कहा कि अपना जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर अड़िग रहना चाहिए, लेकिन अगर आप उस पर अड़िग रहोगे और जो कुछ लोग हैं वो आप जीतोगे ही नहीं कभी, आप हमेशा विपक्ष में ही रहोगे, तो क्या करोगे? मैं ये नहीं कहना चाहता कि जिस तरह से बीजेपी करती है वैसे एन केन प्रकार है, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने की बात करे, लेकिन मेरे जैसे और काफी लोग हैं जो किसी का सपोर्टर नहीं, वो कहते हैं कि फिर सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो बाकी इसमें है विपक्ष ही रहेगा, शासक पक्ष रहेगा। तो ये दुविधा है ऐसे लोगों में जो न तो बीजेपी के समर्थक है न तो ओसी में है, वो मुद्दों पे वोटिंग देना चाहते। तो कई बार ये भी कहता कि हमारे पास लड़ने का कोई साधन नहीं है, हम बीजेपी से लड़ ले। ये लड़ने का काम विपक्ष को करना होगा और विपक्ष वो करे। ये मैं मानता हूं ऐसा एक वर्ग है वो चाहता है कि विपक्ष ये पूरे मुद्दे को, आज जो माहौल बना है देश में, उसको सही तरीके से समझ ले। एक बार कम से कम उसको धर्म के मामले में भी आप जैसे बताए वो वैसा न बोले, जो गुजरात के कई पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं
कि एक बार कम से कम एक बार जीत लो, बीजेपी को एक बार सत्ता से परिवर्तन करवाओ, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहने वाले बहुत बड़े वर्ग है और वो वर्ग की मैं बात कर रहा हूं।